हेलो माय क्लास 10 बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो अब एग्जाम्स आपके बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं और उसी के साथ तुम्हारी अपनी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह, तुम्हारी अपनी पिकाजू दीदी आ चुकी है तुम्हारे सामने, वो वीडियो लेकर जिसका तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे और सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वो 15 कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपने बोले थे ना, वो कब आएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही 15 कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाली हूं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इनमें से एक तो लग ही जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये 15 सवाल तुमको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, अच्छे से समझना। यहां पे 15 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर भी हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैट बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में है। अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके, लिख के प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो आप जानते हैं यूट्यूब पे कई दूसरा वीडियो है ही नहीं जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहा हो कि कैसे करना होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बेटा, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको गाइड कर देती हूं अच्छे से। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो चैनल पे बना रखा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, कुछ फिक्स्ड लाइंस भी शेयर करी थी कि कोई आंसर आ जाता है। अब देखो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन क्या है ना कि आपको दो अलग चैप्टर्स का कंपैरिजन आ जाता है। वो कैरेक्टर कंपैरिजन हो सकता है, वो थीम कंपैरिजन हो सकता है, वो टोन कंपैरिजन हो सकता है, अलग अलग कंपैरिजन आ सकते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मैम आंसर क्या आना चाहिए, यहां पे किस चीज का कंपैरिजन है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में बताया है बेटा। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा। हमने पिछले कुछ पास्ट पेपर एनालिसिस में देखा है, ठीक है। तो प्लीज अपने वो 6 नंबर के लिए ना ये 25 मिनट का वीडियो देख लेना, मतलब 24 मिनट्स 30 सेकंड्स का वीडियो है, ये जरूर देख लेना। इस वीडियो से तुम्हारे वो जो पूरे 6 नंबर है ना वो पक्के हो जाएंगे, तुम अच्छे से सीख जाओगे आंसर लिखना कैसे होता है। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में ही वादा किया था कि मैं आपके साथ वो 15 क्वेश्चन शेयर करूंगी, तो आज हम वही 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैंने जैसे कि बोला, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ के, समझ के, लिख के, प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहेगा, ठीक है, कि मटिल्डा द नेकलेस से और एन ग्रेगरी फॉर एन ग्रेगरी वाली पोम से, ये दोनों ही कंसर्न्ड हैं अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेकर, पोजेशंस को लेकर, बट इन दोनों की जिंदगी में जो आउटकम है वो बहुत डिफरेंट है। आपको एग्जामिन करना है कैसे एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी जिंदगी को। तो एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन है यहां पर कि मटिल्डा भी अपनी खूबसूरती, अपनी जीवन में अपने आप को वो बहुत ऐसा सोचती थी ना कि मेरे को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए, मैं तो ऐशो आराम डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं। कहीं ना कहीं एन ग्रेगरी भी अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेकर के राइट कंसर्न्ड थी। तो इसी के बीच में कंपैरिजन है, कैरेक्टर्स के बीच में। आंसर क्या होगा देखो कि बोथ मटिल्डा फ्रॉम नेकलेस एंड, ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया बेटा। जैसे मैंने यहां पैराग्राफ चेंज करा है, एग्जैक्ट वैसे पैराग्राफ चेंज करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ चेंज करके 4 पैराग्राफ बन जाएंगे। ये आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा कि ये दोनों ही इन्फ्लुएंस हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूट से, जैसे कि फिजिकल ब्यूटी एंड पोजीशन से। अब पहले हम मटिल्डा के बारे में बात कर लेंगे कि ये डीपली ऑब्सेस्ड होती है मटीरियलिस्टिक चीजों से, मटीरियल पोजीशन से, ठीक है, बाहरी खूबसूरती से। इसे लगता है कि भाई ब्यूटी, लग्जरी एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी जो है, ये खुशी, यहां से खुशी हमें मिलती है। सोशल स्टेटस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और इसकी डिजायर की वजह से ही उसे क्या होता है बेटा, उसके पूरे चैप्टर में हमने देखा ना, उसे एक नेकलेस बोरो करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आता है। तो और वो लास्ट में नेकलेस खो देती है जिसकी वजह से उसके पूरे मतलब पॉवर्टी में चली जाती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, उसकी पूरी खूबसूरती वगैरह उससे छिन जाती है। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, आपने पहले मटिल्डा के बारे में बात करी कि कैसे मटिल्डा के लिए जो बाहरी खूबसूरती है वो इंपॉर्टेंट थी, एंड अब एन ग्रेगरी के लिए कि एन ग्रेगरी भी कंसर्न है अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेकर, पर्टिकुलरली अपनी येलो हेयर को लेकर के, क्योंकि बिलीविंग दैट इट डिटरमाइंस, उसे लगता है कि इसकी वजह से कोई उसे सच में प्यार, ट्रूली लव करेगा। हाउएवर थ्रू हर कॉन्वर्सेशन, अपनी जब कॉन्वर्सेशन होती है डब्ल्यू बी यीट्स यानी कि हमारे पोएट के साथ, तो उसे सीखने को मिलता है एक इंपॉर्टेंट लेसन कि भाई रियल लव जो है ना वो इनर ब्यूटी पे बेस्ड है, बाहरी खूबसूरती पे नहीं। तो अब यहां पे दोनों में क्वेश्चन क्या था बेटा, आपने कंपेयर तो कर दिया, क्वेश्चन ये था कि दोनों के आउटकम कैसे डिफरेंट हैं। तो यहां पे देखो मटिल्डा की तरह एन जो है उसे थोड़ी ज्ञान मिलता है, ठीक है, मटिल्डा को जो नहीं मिल पाता, एन को वो चीज विजडम मिलती है, उसे सफर नहीं करना पड़ता जिंदगी में। लेकिन मटिल्डा को ये सीख कब मिलती है, जब जिंदगी में थोड़ी दुख दर्द और पीड़ा आती है। तो अब यहां पे आप इसको कंक्लूड कर दोगे कि दस वाइल बोथ कैरेक्टर्स फोकस, दोनों ही फोकस करते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूट पर। मटिल्डा का ऑब्सेशन डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, लेकिन एन का जो कंसर्न था वो क्या रिजल्ट होता है उसका, कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रास्ट द ब्रेवरी शोन बाय कस्टर्ड, ठीक है, कस्टर्ड के अंदर कितनी ब्रेवरी थी, और वहीं पर पायलट जो थे हमारे डकोटा के वो भी ब्रेव थे। लेकिन अब दोनों ही कैरेक्टर्स देखो,
एक पोम है और एक चैप्टर है, दोनों के कैरेक्टर्स में ब्रेवरी हमें नजर आ रही है, राइट। लेकिन डिस्कस करो हाउ ट्रू करेज ऑफन इमर्जेस ओनली इन द फेस ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि असली ब्रेवरी आपको ना सिर्फ समय आने पे पता चलती है, ये आपको दिखाना है, बल्कि बाहरी अपीयरेंस से नहीं पता चलती, ठीक है, समय आने पे दिखती है। आंसर क्या होगा बेटा, ये आपका सबसे पहले स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ब्रेवरी जो कस्टर्ड की थी और पायलट की थी वो बहुत अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। और इससे हमें यह भी देखने को मिलता है कि हाउ करेज इज यूजुअली परसीव्ड, ठीक है। सबसे पहले कस्टर्ड के बारे में बताएंगे कि कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो पहले स्टार्टिंग में कावर्ड नजर आता है पूरी पोम में, है ना। वो हमेशा एक सेफ केज मांगता रहता है प्रोटेक्शन के लिए। बेलिंडा और बाकी पेट्स क्या बोलते हैं, वो अपनी बोस्ट करते हैं, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हम तो बहुत ब्रेव हैं, राइट। हाउएवर जब रियल डेंजर आता है तो सारे के सारे छुप जाते हैं और कस्टर्ड अपनी असली ब्रेवरी दिखाता है, वो डरता नहीं है। और वहीं पर पायलट के साथ क्या होता है, पायलट अपनी ब्रेवरी के बारे में ज्यादा दिखावा नहीं करता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन है ना वो एक ऑर्डिनरी पायलट है जो कि एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर होता क्या है कि उसके पास फ्यूल नहीं बचता, स्टॉर्म में फंस जाता है, लेकिन वो काम रहता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन की वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं उसका करेज हमें कैसा देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पे जैसे बाकी लोग अपना करेज दिखावे में दिखा रहे हैं ना, बेलिंडा उसके पेट्स, कि हम कितने ब्रेव हैं, लेकिन वहीं पर हमारा जो कस्टर्ड है वो कुछ कहता नहीं था, और देखो टाइम आने पे असली ब्रेव वो निकला। वहीं पर डकोटा के जो पायलट हैं उनकी भी ब्रेवरी दिख रही है, लेकिन उनकी ब्रेवरी थोड़ी क्वाइट और प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि शोन थ्रू रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, है ना, जब प्रेशर में उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे हमें उनकी ब्रेवरी नजर आ रही है। तो दोनों ही कैरेक्टर्स प्रूव करते हैं कि जो असली करेज है वो बाहरी दिखावे पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टाइम आने पर आप क्या एक्शन लेते हैं उस पे। तो ये आपका आंसर बनेगा। पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लो अच्छे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर कुछ भी लिख के आ जाओ, पूरे नंबर वो 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 यही दो क्वेश्चन हैं जो 6-6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर आपके बनते हैं यहां पर, तो इसलिए ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को समझो, लिखना क्या है, फिर ये तो आप समझ ही जाओगे कि भाई इसे लिखा कैसे गया है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय, बॉल पोम में जो बॉय का एक्सपीरियंस है और कीसा गौतमी का जो एक्सपीरियंस है, ये कैसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कैसे हमें दोनों के ही चैप्टर में, दोनों ही कैरेक्टर्स में नजर आ रहा है। सबसे पहले जो बॉय का एक्सपीरियंस है और जो कीसा गौतमी का एक्सपीरियंस है, ये हमारा देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कैसे, द आइडिया दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ये हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि असली अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी तभी आती है जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो लॉस, राइट। तो ये आपको बताया जा रहा है, इन द बॉल पोम द बॉय लूजेस हिज बॉल विच सिंबलाइजेस मोर देन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, द लॉस इंट्रोड्यूसेस हिम टू द रियलिटी दैट पोजेशंस आर टेम्पररी। तो यही आप बताएंगे कि बॉल पोम में बच्चे के साथ क्या होता है, उसे लॉस के बारे में क्या पता चलता है कि भाई देखो ये चीजें सिर्फ टेम्पररी होती हैं, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पोएट वहां पे उस बच्चे को कंसोल नहीं करते, ना वो उसको न्यू बॉल ऑफर करते, क्योंकि उनके लिए, उन्हें पता है कि बच्चे के लिए जरूरी है, उसे ये लेसन सीखना पड़ेगा कि अपने आप से कैसे हमें उभरना है, और तभी वो मैच्योरिटी लेकर आएगा अपने अंदर। वहीं पर कीसा गौतमी के साथ भी यही होता है कि उसका भी जो लॉस है वो बहुत पर्सनल होता है, उसके बच्चा मर जाता है, और बुद्धा भी ना उसको एक भाषण नहीं देते हैं, जैसे हमारे पोएट ने भी भाषण नहीं दिया था बच्चे को, तो बुद्धा भी उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू समझाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप लास्ट में क्या लिखोगे कि दोनों की जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं हमें क्या समझाती है, बोथ बॉय एंड कीसा गौतमी का जो ये गेन जो करते हैं, वो प्रोफाउंड नॉलेज जो इनको ये ज्ञान मिलता है ना, तो वो शब्दों से नहीं मिलता, वो एडवाइसेस से नहीं मिलता। दोनों में कॉमन ये है कि बॉल जब बच्चे ने खोई थी तो हमारे राइटर ने आके उसे ज्ञान नहीं दिया था, उसे सीखने दिया था कि जो उसके साथ हो रहा है वो उससे सीखे। एंड सिमिलरली बेटा कीसा गौतमी को भी ज्ञान नहीं दिया था बुद्धा ने, वो उसको सिखा रहे थे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ भोली एंड एन फ्रैंक, ये दोनों ही ना आउटसाइडर्स की तरीके से महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बेटा देखो, कहीं ना कहीं भोली के लिए क्या था, भोली की जो पर्सनैलिटी थी वो इस तरीके की थी कि लोग उसको ज्यादा वेलकम नहीं करते थे, वो लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पाती थी, उसके दोस्त नहीं थे, वो बेचारी अकेली रहती थी। और एन के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो लोगों से तो मिलती जुलती है लेकिन उसे अपनापन सा महसूस नहीं होता है। तो इन दोनों चीजों के बीच में हमें एक क्या देखने को मिल रहा है, एक कॉमन ग्राउंड देखने को मिल रहा है। अब आप कंपेयर करोगे कैसे एजुकेशन ने भोली के लिए और राइटिंग ने एन के लिए एक अल्टीमेट लिबरेटर का काम किया है। मतलब बेसिकली इन दोनों ही बच्चों को, है ना, वो जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि ये आउटसाइडर फील करते थे,
इन दोनों की प्रॉब्लम को कैसे हेल्प हुई है, इन दोनों की प्रॉब्लम कैसे दूर हुई है, भोली की प्रॉब्लम एजुकेशन से और एन की प्रॉब्लम राइटिंग से। हाउ? तो आप यहां पर लिखेंगे राइट। तो यहां पर अब देखो, पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप बताओगे भोली के साथ क्या हो रहा था, उसको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उसकी अपीयरेंस वैसी थी, उसे निग्लेक्ट और मॉक किया जाता था, उसे छोटा महसूस करवाते थे, जिसकी वजह से उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एजुकेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनती है जिसकी वजह से वो आगे जाकर के कॉन्फिडेंट बन पाती। तो पहले आपने भोली के बारे में बात कर दी। नाउ अब आप बताओ कि एन फ्रैंक के साथ ऐसा क्या हुआ। एन फ्रैंक के लिए बेटा, वो पहली बात तो एक वॉर सिचुएशन में थी, हाइडिंग में रह रही थी, जहां पर वो भी पूरी दुनिया से कट ऑफ हो रखी थी, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी। तो उसने राइटिंग स्टार्ट करी और राइटिंग ने ही उसको मदद किया, मेंटली उसको मदद किया कि वो इतने सारे लोगों के पास होते हुए भी जो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती थी ना, अपने तक रखती थी, उसको एक कंपेनियन मिला जहां पर वो ये सारी फीलिंग्स अपनी वहां पर लिख पाती थी, उसके साथ शेयर कर पाती थी। तो वो बोलती है ना कि इतनी सारी चीजें मेरे मन में है, वो इतना लोड है मेरे चेस्ट पे, वो मैं कहां निकालूं। तो वो डायरी उसको मदद करती है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव उसे मिलता है अपनी लाइफ के बारे में। तो ये आप लिखोगे कैसे डायरी ने उसको हेल्प करी, और फिर आप लास्ट में लिखोगे कि कुछ इस प्रकार एजुकेशन ने भोली की मदद करी और राइटिंग ने एन की मदद करी थी। क्वेश्चन नंबर 5, होरेस डैनबी जो कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का कैरेक्टर है, और मिसेस पंफ्री जो कि हमारी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की कैरेक्टर है, ये दोनों ही सफर करते हैं। बोथ सफर कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू देयर एक्सेस, वन फॉर अ हॉबी, ठीक है, एंड द अदर वन ओवर इंटेलिजेंट लव। यानी कि इन दोनों को ना जिंदगी में सफर करना पड़ता है। एक्सेस यानी कि जरूरत से ज्यादा। अब एक इंसान क्योंकि वो अपनी हॉबी को लेकर के जरूरत से ज्यादा पागल था, उसे अपनी बुक से कलेक्ट करने का अलग ही शौक रहता था, जिस वजह से वो चोरी करता था, आगे जाके दिक्कत आई। और वहीं पर पंफ्री को भी क्या था, वो भी एक्सेस में ओवर प्यार करना, ओवर पैम्परिंग करना डॉग को, जिसकी वजह से आगे जाके उनके डॉग को भी सफर करना पड़ा, उनको खुद को भी दुख हुआ। तो यही आपको क्या करना है, यही आपको दिखाना है कि लैक ऑफ मॉडरेशन, अगर आप मॉडरेट, अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे भाई डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो होरेस डैनबी के बारे में बता दो कि उसके साथ क्या हुआ, कि कैसे वो रिस्पेक्टेबल इंसान है लेकिन फिर भी चोरी करता था, और ऑब्सेशन किस चीज का था, ऑब्सेशन था कि वो भाई बुक्स वगैरह अपने पास कलेक्ट कर सके, और इसी की वजह से चोरी करने जाता था, जहां पर क्लेवर वुमेन की वजह से क्लेवर वुमेन ने उसको डिसीव किया, धोखा दिया, और लास्ट में वो जेल में पहुंचा। तो ये तो आप पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे जैसे आंसर में गिवन है। ठीक है, अब बारी जब आएगी मिसेस पंफ्री की। सिमिलरली मिसेस पंफ्री के साथ क्या हुआ था बेटा, वो भी एक्सेस लव दिखाती थी, अफेक्शन दिखाती थी अपने डॉग की तरफ, और उसे ओवरफीड करती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, लास्ट में जाकर के ट्रिकी को भी प्रॉब्लम हुई, ट्रिकी ओबीस हो गया था, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी मिसेस पंफ्री को भी दुख उठाना पड़ा था। तो आप ये बताओगे कि दोनों के लिए ना मॉडरेशन, दोनों को मालूम नहीं था कि कहां रुकना चाहिए, अब इतना काफी है, यहां रुक जाना चाहिए, दोनों ही इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे, इसी वजह से दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो कंपेयर क्या कर रहा है, कि कंपेयर करना है प्राइड इन लोकल ट्रेडिशंस, जैसे कि हमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कूर्ग वाला चैप्टर, गोवा वाला चैप्टर, इसके अंदर लोकल ट्रेडिशन बताए जा रहे हैं। जैसे गोवा में बेकरी, कूर्ग के अंदर भी अगर हम देखें तो लोगों के जो लोकल ट्रेडिशन, लोगों की लोकल मान्यताएं वगैरह वो बताई जा रही है। ठीक है, तो वही आप यहां पे कंपेयर करोगे कि कैसे नेल्सन मंडेला का जो विजन था रेनबो नेशन, रेनबो गैदरिंग का, ये कहीं ना कहीं ये भी कहां से आ रहा है, ये भी जुड़ा हुआ है रूट्स एंड हेरिटेज से। ठीक है, तो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो इन दोनों चैप्टर को आपको कंपेयर करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, और इसमें तुम ढूंढते रह जाओगे कि मैम कंपेयर किस चीज का कर रहे हैं। बेटा यहां पे ना कहीं थीम ही कंपेयर हो रही है, बट कैसे लिखोगे आंसर। देखो सबसे पहले आपने ना यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम इस चैप्टर के बारे में, दोनों चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, और दोनों चैप्टर हाईलाइट करते हैं कि कैसे प्राइड होता है, आप कहां से आते हो, है ना, आप कहां से बिलोंग करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में इसको कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ कूर्ग और गोवा का जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रहा है डीप प्राइड इन लोकल ट्रेडिशंस, वो लोगों के जो एरिया के जो लोकल कल्चर है उसके बारे में बात कर रहा है, उसको महत्व दे रहा है। उनका जो होता है ना कि हमें खुशी होती है, हम कहां से आते हैं, हमारा वो कल्चर है, तो उस पर गर्व महसूस होना, तो वो वाली एक सेंस हमें यहाँ पे चैप्टर में समझ में आ रही है। कूर्ग के लोग जो है उन्हें ब्रेव बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है, टू देयर लैंड, उनकी हिस्ट्री पता चल रही है। गोवा में भी हमें कल्चर रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है ना, इंडियन एंड पोर्चुगीज का कल्चर कैसे वहां पे हमें मिक्स ब्लेंड नजर आ रहा है।
उनकी लाइफ में। तो आपने कूर्ग गोवा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब नेल्सन मंडेला के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि नेल्सन मंडेला जब रेनबो नेशन बोलते हैं तो वो यहां पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि एक डोमिनेंट कल्चर होना चाहिए जैसे कि अंग्रेजों ने उनके टाइम पे कर रखा था कि व्हाइट सुप्रीमेसी थी, तो वो यहां पे एक डोमिनेंट कल्चर की बात नहीं करते, वो कहते मिश्रण होना चाहिए हर एक कल्चर का, ठीक है। तो यहां पे वो एनविजन करते हैं कि ऐसी सोसाइटी जो कि जहां पे अलग अलग रेसेस हैं, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा। लास्ट में आप लिख दोगे कि कुछ इस प्रकार 10। यहां पे जब हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है वो फोकस करता है रीजनल आइडेंटिटी पे, तो वहीं पर मंडेला भी फोकस करते हैं मल्टीकल्चरल नेशन आइडेंटिटी पे। बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वली और जो बॉय था द बॉल पोम का, ये दोनों एक्सपीरियंस करते हैं लॉस ऑफ इनोसेंस। वली भी एक्सपीरियंस करती है लॉस ऑफ इनोसेंस। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और बॉल पोएम के अंदर बॉय भी एक्सपीरियंस करता है लॉस ऑफ इनोसेंस। दोनों की इनोसेंस कहीं ना कहीं चली जाती है। कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाना है वली के प्रोएक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड पे, वहीं पर आप कंपेयर किसके साथ करोगे, बॉय का जो साइलेंट रियलाइजेशन था उसके साथ। तो अब यहां पर बेटा देखो दोनों क्या है, वली और बॉय जो है उन दोनों को देखें तो वो दोनों ही अंडरगो करते हैं एक लॉस ऑफ इनोसेंस का। लेकिन कैसे? उन दोनों का जो नेचर था, नेचर ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यानी कि उन दोनों ने एक्सपीरियंस अलग अलग किया। दोनों का एक्सपीरियंस एक नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस से क्या हुआ कि वो इनोसेंस खत्म हो गई। बच्चे ने बॉल खोई, उसकी वजह से वो एक मैच्योरिटी आई उसके अंदर कि यार चीजें हमेशा मेरे पास नहीं रहने वाली। और वली भी जो बस राइड करती है उसका एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन सीखने को उसको भी वही मिला। मैच्योरिटी उसने भी गेन करी, लॉस ऑफ इनोसेंस उसके लिए भी थी, लेकिन हुआ वो अलग अलग एक्सपीरियंस से था। तो वली की लॉस ऑफ इनोसेंस कैसे आती है बेटा? आप बताओगे। एक्सप्लोर करती है दुनिया को, क्यूरियस है, डिटरमिन्ड है, पैसे बचाती है, वो ट्रिप पर जाती है, सब कुछ आप यहां पर वही डिटेल में लिखने वाले हो, ठीक है। एक्साइटमेंट रहती है उसकी, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होती है, एडवेंचरस होती है। लेकिन जब वो उस डेड काउ को देखती है तो डेड काउ को देखने के बाद उसे रियलिटी हिट करती है। किस चीज की? डेथ की रियलिटी। और ये जो मोमेंट है ये अचानक से उसके अंदर वो जो केयर फ्री एक्साइटमेंट है ना उसको खत्म कर देता है, जब वो उस मरी हुई गाय को देखती है जिसको उसने थोड़ी देर पहले इतना उछलते कूदते हुए देखा था। तो यहां से उसके अंदर की जो स्पिरिट है ना वो कहीं हमें खोती हुई नजर आती है। वहीं पर बेटा बॉय जो है उसके साथ क्या होता है, आप उसका एक्सपीरियंस लिख दो कि उसके साथ उसकी बॉल खो जाती है, उसके बॉल के खोने की वजह से उसे एक लाइफ में लेसन सीखने को मिलता है, और लास्ट में आप ऐसे कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। चलो अगला, टाइगर। टाइगर इन द जू में जो टाइगर है वो फिजिकली केज्ड है। यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छे से, मतलब ये सारे 15 क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाने हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्साइटेड हो जा रही हूं क्योंकि सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से एक मैं बोल रही हूं, तुम्हें लग जाएगा क्वेश्चन, तुम्हारे बहुत काम आ जाने वाला है, ठीक है। और देखो ये जो वीडियो है ना, मैंने बोला ना तुम्हें यूट्यूब पे कहीं दूसरी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया बच्चों को कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, किसी ने नहीं बताया है। मैं पहली इंसान हूं जो ये वीडियो बना रही होगी कि भाई कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन कौन से करके जाओ और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हर कोई टीचर तुम्हें ना उठा के हाँ कॉम्पिटेंसी 50 क्वेश्चन कर लो, 50 ये कर लो, भाई एक एक चीज समझानी पड़ेगी ना बच्चे को अच्छे से कि ये क्या है, इसको कैसे समझो। जब तक बच्चों को समझाया नहीं जाएगा वो बेचारे कैसे कर पाएंगे। तो भाई वीडियो पूरी देख के अच्छे से पढ़ के जाना, मार्क्स अच्छे आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। ये जो कंटेंट है ना पेड बैचेस में भी नहीं है, वो तुम्हें फ्री में मिल रहा है। अच्छे नंबर आने चाहिए तुम सबके, ठीक है। तो और रिजल्ट के दिन और एग्जाम के अगले दिन मुझे ना एक थैंक यू जरूर बोल देना। एंड ऑल्सो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो मेरे साथ अपना पूरी इस जर्नी, क्लास 10th की जर्नी को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे जिन्होंने शुरू मेरे साथ करी थी, एंड भी मेरे साथ करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो इस जर्नी में बीच में मेरे साथ जुड़ गए और एक ऐसा अच्छा कनेक्शन बना कि अब हमारी जर्नी साथ में एंड होने वाली है। तो मैं आप सबको बता रही हूं बेटा कि अगर आप लोग है ना अपनी जर्नी राइट मेरे साथ, क्लास 10th की जर्नी मेरे साथ अगर खत्म करते हैं तो हम लोग, पहली बात तो ना मैं यहां पर आपको बता दूं कि लाइव में ना मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर कुछ डेट्स बता दी हैं। 18 तारीख से हम लोग जो है हमारी वो शुरू कर देंगे मैराथन्स। तो आपकी ऑलरेडी यहां पर 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख के मैराथन नजर आ रहे हैं, इसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा, ठीक है। 17 तारीख को भी एक मैराथन लिया जाएगा, 18 को भी लिया जाएगा, डे 1 डे 2, उसके भी अभी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे चैनल पर, तो रिमाइंडर सेट कर लेना, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करके जाएंगे और फिर एग्जाम्स देकर के आओ ना, एग्जाम से वापस आओ तो मुझे बताना जरूर कैसा गया पेपर, राइट। चलो तो ये यहां पे क्या कह रहे हैं, जैसे टाइगर इन द जू है बेटा, उसको फिजिकली केज्ड है, वो एक केज के अंदर बंद कर दिया उस जानवर को। वहीं पर अमांडा वो फिजिकल केज में नहीं है लेकिन वो साइकोलॉजिकली केज्ड है। मतलब तुमने टाइगर को पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन अमांडा भी तो एक दिमागी तौर पे बंद है ना एक जगह पर, जहां उसकी मम्मी ने उसे बंद कर रखा है, हर तरफ ये मत करो, ये मत करो, टोका टाकी, उसके पास भी फ्रीडम नहीं है।
जैसे टाइगर के पास फ्रीडम नहीं है, राइट? तो अब आपको डिस्कस करना है कि कैसे साइलेंस और सॉलिट्यूड आर परसीव्ड बाय बोथ एज अ फॉर्म ऑफ एस्केप। कि एक जानवर क्या है, वो कैद में है लेकिन वो चुप्पी का सहारा लेता है ना, अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए। और वहीं पर एक लड़की जो है वो एकांत में रहना पसंद करती है, उस मेंटल केज से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को थोड़ा सेन रखने के लिए। कैसे? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, टाइगर के बारे में बताओगे कैसे वो बिहाइंड द बार्स है, ट्रैप्ड है, उसे उसकी नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल रही है, क्या उसकी परिस्थितियां हैं वो आप लिखोगे कि पावरफुल है लेकिन बेचारा मूव नहीं कर पा रहा है, उसकी सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स है, ठीक है, ये पूरा लिखोगे। वहीं पर अमेंडा की क्या हालत है, अमेंडा कैसे कॉन्स्टेंटली उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, रोका टोकी हो रही है उसके साथ, राइट, जिसकी वजह से वो मेंटली एग्जॉस्टेड है। वो बेचारी शांति चाहती है जिंदगी में, सॉलिट्यूड चाहती है, इमेजिन करती है अपने आप को मर्मेड के तौर पे, ये सब उसके साथ हो रहा है। तो जहां पे हमारा टाइगर साइलेंस उसका फोर्स्ड है क्योंकि बेचारे के पास ऑप्शन नहीं तो वो चुप है, वहीं पर अमेंडा का जो साइलेंस है वो डिजायर्ड है। टाइगर के पास ऑप्शन नहीं तो वो चुप्पी लगा रखी है। अमेंडा को चाहिए ही चुप्पी कि जिंदगी में शोर खत्म हो जाए, राइट बेटा? तो ये दोनों के लिए ना सॉलिट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम को, राइट? तो ये आप अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट द लाउड इरैशनल आर्ग्यूमेंट्स इन द प्रपोजल। अब द प्रपोजल वाले चैप्टर में कितनी जोरों जोरों से इन्होंने लड़ झगड़ के बहस करी है, वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि सटल टैक्टिकल कम्युनिकेशन नजर आ रही है ऑजिबल की, ठीक है? दोनों ने जहां पे प्रपोजल में वो उसको शादी के लिए प्रपोज करने आए वहां बहस कर रहा है, और जहां ऑजिबल अपनी जान को खतरे में लिए हुए है, मतलब माहौल ऐसा है कि मैक्स के हाथ में गन है, लेकिन वहां भी उसने ना आवाज रेज करी और उसने बहुत अच्छे से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए सटल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करा, अपने आप को बचा लिया। तो कैसे आप बताएंगे यहां पर कि कैसे ऑजिबल प्रूव करता है इस बात को कि दिमाग ज्यादा बड़ा होता है जबान से, राइट? तो आपको यहां पे एग्जांपल यही लेना है, इन दोनों की जबान ज्यादा बड़ी थी भाई, लोमोव और नटालिया की, लेकिन ऑजिबल का दिमाग ज्यादा तेज था, तो उसका तरीका ज्यादा बेहतर कैसे है? अब आप यही लिखोगे इंट्रोडक्शन, राइट? प्रपोजल में लोमोव नटालिया के बारे में बता दो, चुबुकोव के बारे में बता दो, कैसे आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, शाउटिंग करने लग जाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर और ये सब होता है, लाउड एक्सचेंज होते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जिसकी वजह से chaos मच जाता है, फिजिकल एग्जॉस्शन हो जाती है, ये सब आप लिखने वाले हैं। वहीं पर कॉन्ट्रास्ट में ऑजिबल जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस करता है, लेकिन फिर भी, है ना, शाउट करने की जगह, आर्ग्यू करने की जगह वो क्या करता है, वो आराम से बात करता है, स्ट्रैटेजिकली बात करता है, ठीक है, एक कहानी बनाता है और फिर उस कहानी के जरिए ही अपना माइंड का इस्तेमाल करते हुए वहां से सिचुएशन से बाहर निकलता है। तो सिंपल सी बात है, ऑजिबल प्रूव करता है कि भाई माइंड इज माइटियर देन द टंग, वाइल कैरेक्टर्स इन प्रपोजल ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टंग पे रिलाई कर रहे हैं, जोर जोर से बहस में रिलाई कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व कुछ नहीं कर रहे, और ऑजिबल रिलाई कर रहा है अपने इंटेलिजेंस पे और सॉल्व कर रहा है चीजों को, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द रोल्स ऑफ द टीचर इन भोली एंड अनिल इन द थीव्स स्टोरी। दोनों के आपको जो मतलब रोल्स हैं इनको कंपेयर करना है कि कैसे अनकंडीशनल ट्रस्ट और पेशेंस सक्सीड करता है जबकि जहां पे पनिशमेंट काम नहीं करती। अब देखो ना, भोली की टीचर ने उसको पनिश नहीं किया बल्कि उसको सपोर्ट किया, अनिल ने पनिशमेंट नहीं दी लेकिन हरी को सपोर्ट किया, तो बदलाव आया दोनों कैरेक्टर्स में, दोनों कैरेक्टर्स में हमें कितना चेंज देखने को मिला। तो यही आप बताएंगे कि जहां पनिशमेंट काम नहीं करती वहां पर कैसे पेशेंस और अनकंडीशनल ट्रस्ट काम करता है। तो आप यहां पे पहले भोली के बारे में बताओगे कि भोली की टीचर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाती है। स्टार्टिंग में भोली को कितना ज्यादा डर लगता था, उसकी टीचर कितनी काइंड रही, रिस्पेक्टफुल रही उसकी तरफ, लविंग रही, राइट, उसको कैसे एनकरेज किया उसकी टीचर ने जेंटली, और उसकी पोटेंशियल में भरोसा दिखाया। धीरे धीरे ये जो पेशेंस है, इस पेशेंस की वजह से भोली ओवरकम कर पाई अपने फियर को और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, एजुकेशन ने उसको बहुत मदद करी, ये आप लिखोगे। एंड देन आप यहां पर बेटा बताओगे कि अनिल ने कैसे मदद करी। तो अनिल ने कैसे मदद करी, अनिल जो था, अनिल ने भी उसको कन्फ्रंट नहीं किया, पनिश नहीं किया, बल्कि उसने क्या करा, उस पर कंटिन्यूएशन में मतलब ट्रस्ट दिखाया, उसे सिखाया पढ़ना लिखना, है ना। अनिल ने उस बच्चे को एक चांस दिया कि तू बदल सकता है, राइट। तो ये अनकंडीशनल ट्रस्ट की वजह से हरी के अंदर भी चेंज आया। तो ये आप बताओगे कि दोनों चैप्टर्स में टीचर ने और अनिल ने, दोनों ने अपने ना कैरेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा, ठीक है, और उन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से बदलाव आया। लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों का अप्रोच एम्पैथी से भरा था, पनिशमेंट से नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के मार्शियंस कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, किताब नहीं पढ़ पाते, कुछ और ही समझ बैठते हैं। वहीं पर एन ग्रेगरी जो है वो क्या करती है, वो भी मिस इंटरप्रेट कर लेती है अपनी वर्थ को बेस्ड ऑन हर हेयर कलर। डिस्कस द थीम ऑफ मिसकंसेप्शन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल्स। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये जो मार्शियंस हैं वो बुक को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और वहीं पर एन ग्रेगरी वेयर द वर्ल्ड मिस इंटरप्रेट्स हर वर्थ,
वहां पे एन ग्रेगरी, दुनिया एन ग्रेगरी की वर्थ को मिस इंटरप्रेट कर लेती है बाहरी सुंदरता के बेसिस पे। तो अब यहां पर आंसर भाई वही है बेटा, आपका इंट्रोडक्शन। अब आप बताओगे कि बुक दैट सेव्ड द अर्थ के अंदर कैसे मार्शियंस जो है कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं सिंपल से ह्यूमन ऑब्जेक्ट को। एक बुक होती है जिसको वो सोचते हैं कि डेंजरस वेपन है, और सिंपल आइटम को भी क्या समझ बैठते हैं कि भाई ये तो बहुत मतलब हमारे इंडिया कह रही थी मैं, हमारे अर्थवासी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से क्योस मच जाता है। वहीं पर एन ग्रेगरी क्या है बेटा, एन बिलीव करती है कि उसके येलो कलर के जो हेयर हैं वही रीजन है जिसकी वजह से लोग उसे प्यार करते हैं। वो अज्यूम करती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी डिटरमाइन करती है पर्सनल वर्थ को, कि हम कैसे दिखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी वर्थ है, जो कि एकदम गलत है भाई। और तुमको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि दुनिया ना तुमको बहुत ये दिखाने की सिखाने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उससे पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी वर्थ है, तुम कैसे दिखते हो। पर बेटा अंदर ही अंदर आपको ना इतने से खुश रहना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी। ठीक है, हमने अपना 100% दिया, उसके बाद जो होता है वो लक भी होता है बहुत बारी। तो किसी और को नहीं बताने देना है कि भाई अपनी कितनी वर्थ है, यही ये क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट में आप यही बताओगे कि मार्शियंस का मिसकंसेप्शन जो है ना, वो ह्यूमरस है, एन का पर्सनल है, इमोशनल है। इस तरीके से आंसर एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू पेटी आर्ग्यूमेंट्स, ये जो प्रपोजल चैप्टर में जो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये कैसे डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाते हैं ह्यूमन इमोशंस का, जो फायर एंड आइस में बताए गए हैं। भाई डिजायर, फायर एंड आइस में ये तो बताया था डिजायर के चक्कर में, चाहत के चक्कर में लोग तबाही मचा देंगे, तो यही चीज हमें दिख रही है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन। प्रपोजल चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं लाउडली, राइट, लैंड ओनरशिप के ऊपर, हंटिंग राइट्स, डॉग्स, इन सब के ऊपर कि भाई मेरा डॉग ज्यादा अच्छा हंटर है, ये सारी चीजों पे आर्ग्यूमेंट होता है ना। ईगो, लालच, गुस्सा, ये सब यहाँ पे कंट्रोल ले लेता है, इनके इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब आप बताने वाले हो, राइट, है ना। तो ये सब आप यहां पर लिखेंगे। एंड आगे सिमिलरली ये जो हमारी फायर एंड आइस पोम है, इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही एक्सप्लेन किया है कि इमोशंस जैसे कि फायर मतलब डिजायर और हेट्रेड मतलब आइस, ये कितने ज्यादा पावर रखते हैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। ये जो इमोशंस है अगर इनको हमने ध्यान नहीं दिया तो ये दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो यही आप बताओगे कि तो इसी वजह से ये जो सिली क्वारल्स हैं जो प्रपोजल चैप्टर में किए जा रहे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट का कि भाई जो वार्निंग वो दे रहे थे ना फ्रॉस्ट कि अगर तुमने अपने इमोशंस को ध्यान से नहीं हैंडल किया तो फिर दिक्कत होगी, वो हमें ये प्रपोजल चैप्टर में होती नजर आ रही है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्ट्रास्ट द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग एज सीन इन द ट्रीज मूविंग फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट एंड द टाइगर यर्निंग फॉर द जंगल वाइल इन केज। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ट्रीज चैप्टर में वो होता है ना कि हम अपनापन वही महसूस करते हैं जहां से हम आते हैं। अगर आपको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके कहीं और रख दिया जाए, है ना, अगर तुम्हें, हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमें भी चाहिए खुली स्पेस, हमें भी चाहिए बाहर हम जा सके, बट अगर तुम्हें एक लेबोरेटरी के अंदर रख दिया जाए, क्या तुम वहां पे थ्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यही बता रहे कि जैसे पेड़ों की कोशिश है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जा सके जो कि बाहर है ना, वैसे ही हमारे टाइगर की भी एक चाहत है कि वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में जा सके जो कि जंगल है। इन दोनों के बारे में आपको बात करनी है बेटा। तो यही आप बताओगे कि ट्रीज के अंदर ना, ट्रीज पोम जो है उसके अंदर ट्रीज को कन्फाइन कर दिया गया है घरों के अंदर, जो कि अननेचुरल स्पेस है, जिसकी वजह से वो बाहर मूव करना चाहते हैं, वापस से बाहर जाना चाहते हैं, ये आप बताओगे। और टाइगर इन द जू के अंदर ये टाइगर को भी केज कर दिया गया है जो अपने जंगल से बहुत दूर है। तो वैसे ही टाइगर जो है ना वो फिजिकली रिटर्न नहीं कर पा रहा है, वो चाहता तो है, ट्रीज तो बाहर निकल के जा रहे हैं सारे बेड़ियों को तोड़ते हुए, लेकिन टाइगर कैन नॉट फिजिकली रिटर्न टू हिज नेचुरल हैबिटेट। वो बेचारा क्या है, वो तो गुस्से से भरा हुआ वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे अपने गुस्से को दबाए हुए है। तो जब यहाँ पे ट्रीज जो है वो एक्टिवली रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पोजीशन को थ्रू मूवमेंट एंड चेंज, द टाइगर्स बिलोंगिंग एग्जिस्ट ओनली इन यर्निंग। तो जहां पे पेड़ एक बदलाव ला रहे हैं, वहां टाइगर के मन में भी वही इच्छा है, बस वो क्या है, वो सिर्फ वो चाहत रख पा रहा है आजादी की, लेकिन पेड़ उस आजादी को पाने के लिए मूवमेंट, है ना, वो कुछ एक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर बनेगा। प्लीज ध्यान रखना, यहां पे ऑलरेडी बोल दिया है कि ट्रीज को एज ट्रीज ही कंसिडर करना है, औरतों की तरीके से कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमें क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एज ट्रीज ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, इन फॉग नेचर मूव्स ऑन टू इट्स अकॉर्ड। ठीक है, साइलेंट एंड अनबॉदर्ड। कॉन्ट्रास्ट विद दिस द ह्यूमन मेड chaos एंड ऑब्सेशन विद पोजेशन सीन इन द नेकलेस। ठीक है, हाउ डज ह्यूमन वैनिटी कॉन्ट्रास्ट विद द सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड।
तो नेचर के बारे में बोला जा रहा है कि नेचर भाई, नेचर बहुत सिंपल होती है, शांत रहती है, राइट है ना। उसका अराइवल, उसका डिपार्चर कभी पता नहीं चलता, केओटिक नहीं होता। लेकिन वहीं पर नेकलेस वाला जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बता रहा है क्या, ह्यूमन मेड केओस के बारे में, ऑब्सेशंस के बारे में, पोजेशंस के बारे में। तो आपको यही बताना है कि कैसे ह्यूमन वैनिटी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में है नेचर की सिंप्लिसिटी से, कि नेचर जितनी सिंपल, इंसान उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां पर बेटा आपने पहले थोड़ा सा क्या दे दिया, यहां पे आपने अपना वो इंट्रोडक्शन दे दिया। आप बताओगे, देखो फॉग पोम बहुत छोटी है तो सिंपल से इतना लिख सकते हो, फॉग आराम से आता है ऑन लिटिल कैट फीट, ठीक है, पॉज करता है थोड़ी देर के लिए और फिर वहां से मूव ऑन हो जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो यहां पे हमें उसकी सिंप्लिसिटी नजर आ रही है, लैक ऑफ अटैचमेंट एंड लैक ऑफ अटेंशन। कभी ऐसा नहीं है फॉग अगर धुंध आएगी तो भाई तबाही शोर मचाते हुए आती है, जैसे बिजली कड़कती है, शांति से आती है, शांति से चली जाती है, नोटिसेबल भी नहीं होती है, मतलब उसका आना और जाना, कब आई कब गई, वो नोटिस में नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें नेकलेस जो चैप्टर है, ये हाईलाइट करता है ऐसा केओस जो कि इंसान ने अपने घमंड में आकर के बनाया है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऑब्सेशन, जिसकी वजह से मटिल्डा का पूरा डाउनफॉल आया, उसकी इच्छा क्या थी, पैसा, खूबसूरती, सोशल स्टेटस, इसकी वजह से उसने नेचुरल फ्लो जो था ना अपनी लाइफ का वो डिस्टर्ब कर दिया और यहीं पर उसका डाउनफॉल आया। गॉट इट बेटा। लास्ट में आप इसको सिर्फ कंक्लूड कर देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, कीसा गौतमी, द सर्मन एट बनारस एंड द बॉय द बॉल पोम से जो है वो दोनों हमें सिखाते हैं एक लेसन अबाउट इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ या लॉस। कंपेयर कर दो डिवाइन टीचिंग, बुद्धा की एक्सपेरियंशियल, ठीक है, लर्निंग ऑफ द बॉय, यानी कि बुद्धा ने कीसा गौतमी को जो सिखाया वो एक डिवाइन टीचिंग थी, लेकिन हमारे पोएट ने बच्चे को जो सिखाया वो टोटली आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस था। दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल है इसका आंसर, पहले बुद्धा के बारे में बता दो कि कीसा गौतमी को बुद्धा ने कैसे सिखाया, वो मस्टर्ड सीड वाला है ना पूरा, आप यहाँ पे जो सीन सिनेरियो है वो लिखेंगे। और फिर हमारे बॉल पोम में हमारे राइटर जॉन बेरीमैन ने उस बच्चे को कैसे हेल्प करी कि वो कहीं ना कहीं, देखो इंटरफेयर नहीं करा बट उसको उसके एक्सपीरियंस से ही सीखने दिया। तो कैसे उसके एक्सपीरियंस से वो बच्चा इस लॉस के बारे में सीखा कि लॉस इनएविटेबल है, होता ही होता है, और यहां आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 15 कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, मैंने बोला ना कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए एंड दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से, और दोबारा से मैं आपको बता दूं बेटा कि इन 4 दिन के लिए जो हमारे मैराथन होने वाले हैं, इसका आपको चैनल पे दिख जाएंगे। आपको अभी सिर्फ 19, 20 और 21 का प्लान दिख रहा है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे चैनल पे जाके। तो आपको 17 तारीख का, जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर खत्म होगा, उस दिन मैथ्स का पेपर देकर आना। हम शाम से पढ़ाई करनी चालू करेंगे, बहुत मजे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पढ़ाई बर्डन जैसी महसूस नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। मैं इतने अच्छे से तुम्हें तैयार करके भेजूंगी, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, तुम्हें बस वहां पर बहुत रिलैक्स्ड होके आना है। भगवान करे मैथ्स का पेपर एकदम फोड़ के आओ तुम लोग सारे के सारे, राइट। और फिर उसके बाद 17 तारीख को मेरे से मिलना, हम बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से रिलैक्स्ड होकर के पढ़ेंगे। वी हैव एटलीस्ट 5 डेज, हमारे पास 5 दिन होंगे। 5 दिन में बहुत बढ़िया तैयारी होगी, गारंटी बोल रही हूँ। 90 से नीचे नहीं स्कोर करने वाले तुम, ये मेरी गारंटी है। तुम गलतियां करके भी आओगे ना, उसके बाद भी 90 से नीचे स्कोर नहीं करोगे, वो मैं तुमको लिख के दे रही हूं। बस मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करते चलना। बाकी 10 नंबर हो सकता है इधर उधर तुम्हारे, कहीं 8-9 नंबर इधर उधर कट जाए पंचुएशन में, स्पेलिंग में, लेकिन 90 से नीचे नहीं जाएगा स्कोर। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से पढ़ के जाना। एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।